नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासुदानी। मातृत्व यानी महिला के जीवन का सबसे सुनहरा और खूबसूरत दौर। मां कहलाना हर महिला का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन कई महिलाएं मातृत्व को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। ऐसी निसंतान महिलाओं के लिए नई किरण बनकर आई है IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक। इस आधुनिक इलाज से लाखों निराश दंपतियों ने संतान सुख प्राप्त किया है। निसंतानता और टेस्ट ट्यूब बेबी से जुड़े इस बेहद ही खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद है। डॉक्टर नितिज मुडिया, चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट, इंदिरा IVF से हमारे साथ मौजूद होंगे। खास मेहमान डॉक्टर दीपिका मिश्रा मौजूद होंगी, IVF स्पेशलिस्ट, इंदिरा IVF वाराणसी से। इसके अलावा डॉक्टर मांडवी राय हमारे साथ मौजूद हैं, IVF स्पेशलिस्ट, इंदिरा IVF दिल्ली से। निसंतानता और IVF के बारे में डिटेल्स में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में ये खास मेहमान मौजूद हैं। और IVF स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर से इनफर्टिलिटी और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जान पाएंगे दर्शक भी। तो भागदौड़ और तनाव और करियर को प्रेफरेंस देने में कपल्स की परिवार को बढ़ाने की उम्र पीछे रह जा रही है, कम होती जा रही है। फर्टिलिटी की बात की जाए तो उम्र के साथ फर्टिलिटी प्रभावित होती है, जिससे कंसीव करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत में करीब 28 मिलियन दंपति निसंतान हैं, जो संतान प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट को लेकर अवेयरनेस या फिर जागरूकता कहें, उसका अभाव है। और आसपास IVF सेंटर्स की कमी भी होती है। तो निसंतानता से जुड़ी अगर आपकी भी कोई भी समस्या है तो आप डॉक्टर से सीधे संवाद कर सकते हैं, सीधे बातचीत कर सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दीपिका, आपसे सवाल है। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। IVF एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और लोगों में सबसे पहले तो जागरूकता ही नहीं है कि IVF तकनीक क्या है। तो आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर दीपिका कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये तकनीक जो है वो कैसे की जाती है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में महिला का एक अंडा बड़ा होता है और जब वो पककर तैयार हो जाता है तो रप्चर हो जाता है। उसी समय पे जब साथ में रहते हैं तो पुरुष के शुक्राणु बच्चेदानी से होते हुए ट्यूब में आ जाते हैं और वहीं पर ट्यूब में अंडे और शुक्राणु के मिलने से भ्रूण बनता है। मतलब प्रेगनेंसी का पहला स्टेप, जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब जिसकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड है उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जिस वजह से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जो हमारी पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, जिनका नाम लुइस ब्राउन है, उनका जन्म 25 जुलाई 1978 को हुआ था और उनकी मां की भी यही समस्या थी, उनकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उनकी मां के अंडे शरीर से बाहर निकाल लिए और उनके पिता के शुक्राणुओं को लेकर दोनों को मिलाकर भ्रूण बनाया प्रयोगशाला में और इस भ्रूण को फिर उनकी बच्चेदानी में ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से IVF टेक्निक का आविष्कार हुआ। अब इस टेक्नोलॉजी में काफी एडवांसमेंट हो चुके हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम ICSI टेक्निक द्वारा कर रहे हैं, जिसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करते हैं, एक अंडे को एक ही शुक्राणु से मिलाकर भ्रूण बनाते हैं। इसके अलावा लेजर असिस्टेड हैचिंग है, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, कुछ ऐसे एडवांसमेंट्स हैं जिनकी वजह से इसकी सक्सेस रेट बहुत इंप्रूव हुई है। तो डॉक्टर दीपिका, जैसा कि आपने बताया, IVF की शुरुआत ब्लॉक या खराब ट्यूब वाली महिलाओं को संतान सुख देने के लिए की गई थी और इससे लाखों निसंतान महिलाएं मां बन पाई हैं। तो ये एक तरह से वरदान के तौर पर सामने आया है। डॉक्टर नितिज, आपसे अगला सवाल मेरा है। आपसे जानना चाहेंगे IVF प्रोसेस से क्या जो प्रेगनेंसी होती है उससे जन्म लेने वाली जो संतानें होती है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की संतानों की तरह ही होती है? देखिए, ये बहुत बड़ा मिथ है पेशेंट्स के दिमाग में और जिसकी वजह से वो IVF में जाने से हिचकते हैं। बट आपके जरिए मैं सबको बताना चाहता हूं कि आज तक 80 लाख से ज्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी बच्चे दुनिया भर में पैदा हो चुके हैं। पहली जो दुनिया की टेस्ट ट्यूब बेबी थी लुइस ब्राउन, उसको अब नेचुरल प्रेगनेंसी से संतान हो चुकी है। और इंडिया की जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी हर्षा चावला, उसको भी अब प्राकृतिक या नेचुरल तरीके से संतान प्राप्ति हो चुकी है। IVF तकनीक में काफी एडवांसमेंट हुआ है और जो ये एक तरह की टफ टेक्निक या डिफिकल्ट टेक्निक हुआ करती थी पहले, आज की डेट में ये बहुत ही इजी और एफिशिएंट टेक्निक हो गई है। IVF टेक्निक सिर्फ एक जरिया है अंडे और शुक्राणु को मिलाकर संतान प्राप्ति करने के लिए।
एक बार आईवीएफ टेक्निक खत्म हो जाती है, उसके बाद 9 महीने तक बच्चा जैसे गर्भ में नेचुरली प्रेगनेंसी में बढ़ता है वैसे ही आईवीएफ प्रेगनेंसी में बढ़ता है। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि आईवीएफ एक उन्नत तकनीक है और उसको आपको अपनाना चाहिए। तो जैसा डॉक्टर नितिज आपने बताया, आईवीएफ से पैदा होने वाली संतानें पूरी तरह से दूसरी संतानों की तरह ही होती हैं, लेकिन ऐसे कपल्स जिनके पहले नेचुरली एबनॉर्मल संतानें हो चुकी हैं या कुछ गड़बड़ है, या क्या वह आईवीएफ की मदद से हेल्दी बेबी प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, ये काफी कॉमन चीज हो गई है। ऐसे काफी कपल्स हमारे पास आते हैं जिनको नेचुरली एबनॉर्मल बेबीज हो चुके हैं और अब वो सोचते हैं कि अब वो प्रेगनेंसी करने से डरते हैं क्योंकि बाई चांस वापस से वैसा ही बच्चा पैदा हो गया तो उनको कैसे हैंडल करेंगे। बट आईवीएफ में अब एक नई टेक्निक आई है जिसको हम बोलते हैं प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग। मतलब जब आईवीएफ में जो भ्रूण है लैब में बनाए जाते हैं, उन भ्रूण को उसमें से 4 या 5 सेल निकालकर उसको जेनेटिक लैब में भेज दिया जाता है, जिससे स्क्रीनिंग करके ये पता लगा जा सके कि वो भ्रूण अंदर से हेल्दी है या वो अंदर से एबनॉर्मल है। और ऐसे मरीज जिनको एबनॉर्मल बच्चे पैदा हुए हैं, उनमें हो सकता है कि मल्टीपल भ्रूण में से कुछ भ्रूण ऐसे हों जो हेल्दी हों, तो वे भी इस तकनीक से हेल्दी संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा, ये टेक्निक उन कपल्स के लिए भी यूजफुल है जिनको पहले मिस्ड अबॉर्शन हो चुका है या मल्टीपल आईवीएफ फेलियर हो चुके हैं या इम्प्लांटेशन फेलियर कई बार आपको सुनने को मिलता होगा। ऐसे कपल इस टेक्निक का इस्तेमाल करके संतान प्राप्ति कर सकते हैं। अब स्वस्थ भ्रूण का चयन करने की तकनीक आ गई है जिससे स्वस्थ संतान का जन्म भी हो सकता है। डॉक्टर मांडवी, आपसे मेरा सवाल है, बताया ये जाता है कि आईवीएफ की सक्सेस एम्ब्रियो की क्वालिटी पर डिपेंड करती है, एम्ब्रियो की क्वालिटी पर निर्भर करती है। क्या ऐसी तकनीक है जिससे भ्रूण की क्वालिटी को पहले ही देख लिया जाए और फिर महिला में ट्रांसफर किया जाए? आईवीएफ में जब हम एम्ब्रियोज बनाते हैं लैब में, तो एम्ब्रियोज 2 प्रकार के रहते हैं। पहले वो एम्ब्रियोज जो क्रोमोसोमली नॉर्मल होते हैं जिनको हम यूप्लॉइड एम्ब्रियोज कहते हैं, और दूसरे वो जो क्रोमोसोमली एबनॉर्मल होते हैं जिनको हम एनाप्लॉइड एम्ब्रियोज कहते हैं। एम्ब्रियोज जब बनते हैं, दिखने में वो अगर अच्छे भी दिख रहे हैं तो भी वो एनाप्लॉइड हो सकते हैं। आपने कितनी बार सुना होगा कि आईवीएफ फेल हो गया और हम कहते हैं कि इसमें इम्प्लांटेशन फेलियर है। इम्प्लांटेशन फेलियर कई बार खराब एम्ब्रियोज या फिर क्रोमोसोमली एबनॉर्मल एम्ब्रियोज की वजह से भी हो सकता है। आईवीएफ में एक नई टेक्निक आई है जिसका नाम है प्रीजेनेटिकल स्क्रीनिंग। इसमें हम आप ही के एम्ब्रियोज को ब्लास्टोसिस स्टेज तक ले जाते हैं, उसके बाद उसमें से 4 से 5 सेल निकाला जाता है, उसको जेनेटिक लैब में टेस्ट किया जाता है देखने के लिए कि वो हेल्दी है या अनहेल्दी एम्ब्रियोज है, और उसके बाद अगर हम हेल्दी एम्ब्रियोज को ही आपके यूट्रस में डालते हैं तो इससे मिसकैरेज, मिस्ड अबॉर्शन या इम्प्लांटेशन फेलियर होने के चांसेस कम रहते हैं। जी। लेकिन प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग जो है ये काफी नई टेक्निक है, कॉस्टली भी है। फ्यूचर में जब इसका कॉस्ट थोड़ा कम होगा और हम रूटीन में यूज करेंगे तो ये आईवीएफ के सफलता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक रहेगी। जी, तो स्वस्थ भ्रूण स्क्रीनिंग को करने की तकनीक उपलब्ध है ताकि अच्छे भ्रूण एम्ब्रियो का पता चल सके। डॉक्टर दीपिका, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। विकास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। जी विकास, अपना सवाल पूछिए। जी मैं विकास बोल रहा हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। कंसीव नहीं होने पर मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया, दोनों की जांच करवाई। वाइफ की रिपोर्ट नॉर्मल आई थी, मेरे शुक्राणु नील आए थे। अब इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं अपने शुक्राणु से पिता बन सकता हूँ क्या? विकास, जो कंडीशन है आपकी उसे हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं, जिसमें वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या नील होती है। ऐसी कंडीशन में हमें देखना होगा कि आपका हार्मोनल प्रोफाइल कैसा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सीरम टेस्टोस्टेरोन, ये सब हार्मोन्स का क्या लेवल है। अगर ये नॉर्मल है और टेस्टिकुलर ग्लैंड्स की साइज नॉर्मल है तो हम वहां से टेस्टिकुलर बायोप्सी द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि नॉर्मल शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया हो रही है या नहीं। अगर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो हम टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, टेसी या टीसा, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन टेक्निक द्वारा आपके शुक्राणुओं को टेस्टिकुलर ग्लैंड से निकाल सकते हैं और आपकी पत्नी के अंडों से मिलाकर प्रयोगशाला में भ्रूण बना सकते हैं, जिसको हम इक्सी बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इस टेक्निक द्वारा आप संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं।
डॉक्टर मानवी, कई फीमेल्स इसलिए भी कंसीव नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके अंडे बनना या फिर फूटने में प्रॉब्लम होती है। इसका और क्या कम उम्र में भी ये समस्या हो सकती है? देखिए, आजकल की महिलाओं में ये समस्या पीसीओएस की, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, आम है। इसमें बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी माहवारी नियमित नहीं आती है, आती भी है तो कम आती है। अत्यधिक वेट गेन या शरीर पे अत्यधिक बाल होना या चेहरे पे मुहासे होना, ये सारे सिम्टम्स कॉमन है। और कम उम्र की महिलाएं भी पीसीओएस से जूझ रही होती हैं, जिससे वह निसंतानता का कारण बन जाता है उनके लिए। पीसीओएस में बेसिकली अंडे साइज में बढ़ते नहीं है, फूटते नहीं है, तो नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं लग पाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी आपके बच्चेदानी की परत भी पतली रहती है, जिससे कि भ्रूण बनता भी है तो वो चिपक नहीं पाता है। पीसीओएस की ट्रीटमेंट है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रहता है, आपको हार्मोनल मेडिसिन द्वारा पीरियड्स को रेगुलराइज किया जाता है। लेकिन पीसीओएस की समस्या से अगर महिलाएं 2 से 3 साल से जूझ रही हैं, प्रेगनेंसी नहीं लग पा रही है, ऐसी महिलाओं को आईवीएफ के बारे में सोचना चाहिए। आईवीएफ की प्रक्रिया में हम बेसिकली आपको इंजेक्शंस द्वारा आप ही के अंडों को साइज में बढ़ाया जाता है, एक नियमित समय पर उन अंडों को बाहर निकाला जाता है, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ मिलाया जाता है, भ्रूण बनाया जाता है और इस भ्रूण को आप ही के बच्चेदानी में डाल दिया जाता है। इस प्रकार से ऐसी महिलाएं भी संतान की प्राप्ति कर सकती हैं। तो जो पीसीओडी है या पीसीओएस है, इसमें भी फायदेमंद साबित होती है आईवीएफ टेक्निक। डॉक्टर नितिज, आपसे सवाल है, कई महिलाएं होती हैं जिन्हें 40 साल से कम उम्र में ही पीरियड बंद हो जाते हैं, जिसे मेनोपॉज की स्थिति कहते हैं। इस कारण से वे मां नहीं बन पाते, तो इसकी वजह क्या है और ऐसी महिलाएं कंसीव कैसे करें? देखिए, ये औरतों में और आदमियों में एक बहुत मेजर डिफरेंस है कि औरत के जो अंडे हैं वो नियमित या लिमिटेड होते हैं, जो हर महीने माहवारी के साथ साथ खत्म होते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब ये अंडे सारे खत्म हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, या अंडे बनना बिल्कुल बंद हो गए और उस महिला का पीरियड जो है वो आना बंद हो जाता है। ये नॉर्मली 40 या 40 के ऊपर की एज में होता है। ऐसी महिलाओं में एक तो पीरियड बन जाता है, दूसरा यूट्रस जो है उनका गर्भाशय वो श्रिंक होकर छोटा हो जाता है। अब अगर ऐसी महिलाएं संतान प्राप्ति करना चाहती हैं तो वो कैसे कर सकती हैं? सबसे पहले उनको हार्मोनल ड्रग्स देके पीरियड वापस चालू करा जाता है, जिससे जो यूट्रस छोटा होकर श्रिंक हो गया है वो वापस नॉर्मल का हो जाए। ऐसी महिलाओं के अंडे नहीं बनेंगे तो उनको बाहरी अंडे या डोनर एग का सहारा लेना पड़ता है। तो डोनर एग आईवीएफ प्रक्रिया से ऐसी महिलाएं भी संतान प्राप्ति कर सकती हैं। दूसरा, ये जो टेक्निक है या ये जो प्रॉब्लम है वो काफी टाइम यंग महिलाओं में भी रहती है, जिसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, मतलब ओवरीज प्री मैच्योरली फेल हो गई। तो ऐसी महिलाओं में भी सेम वही प्रॉब्लम होती है, पीरियड नहीं आ रहा है, यूट्रस छोटा हो गया है, यूट्रस पतला हो गया है। उस महिलाओं में भी सेम यही टेक्निक यूज करके वो भी संतान प्राप्ति कर सकती है। तो जैसा कि डॉक्टर नितिश ने बताया, आईवीएफ में बंद पीरियड और अंडे नहीं बनने पर डोनर से अंडे लिए भी जा सकते हैं। डॉक्टर दीपिका, आपसे अगला सवाल है, पिछले एपिसोड में एक कॉलर जुड़े थे हमारे साथ और वो ये जानना चाहते थे कि क्या पुरुष नसबंदी के बाद भी खुद के शुक्राणु से पिता बनना पॉसिबल है? ये सवाल उन्होंने किया था। मैंने पहले भी कहा कि एजोस्पर्मिया, जिसमें वीर्य में शुक्राणु नहीं मिल रहे हैं, पुरुष नसबंदी होने के बाद जो उनकी वास डिफरेंस है उसको हल्का सा कट कर दिया जाता है। इसके बाद वीर्य में शुक्राणु नहीं मिलेंगे हमेशा। ऐसी कंडीशन में टेस्टिकुलर ग्लैंड की साइज अगर अच्छी है, वो ग्रंथि अपना काम कर रही है, नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, तो हम वहां से बेशक टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन द्वारा शुक्राणु निकाल सकते हैं और उनकी पत्नी के अंडे के साथ शुक्राणु को मिला करके भ्रूण बना सकते हैं प्रयोगशाला में, और इक्सी टेक्निक द्वारा सक्सेसफुली संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसकी तकनीक से नसबंदी के बाद भी फायदा हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ी हैं, रुचि है आपका नाम। जी रुचि, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं डॉक्टर मांडवी से। 37 साल है, कंसीव नहीं होने पर डॉक्टर ने मेरे अंडे में कमी बताई है। क्या इस कंडीशन में भी मैं मां बन सकती हूँ? क्या ये संभव है मैम? देखिए, हर औरत का जन्म के समय ही उसके कितने अंडे हैं वो फिक्स हो जाते हैं। कुल 10 से 20 लाख अंडे होते हैं, जिसमें से 400 मैच्योर हो पाते हैं। एज के साथ साथ अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों घटने लगती है, लेकिन कुछ ऐसी जांचें होती हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी औरत में कितने अंडे हैं।
पहली जांच होती है ब्लड टेस्ट, जिसमें हम एंटी मुलेरियन हार्मोन देख सकते हैं। दूसरी जांच होती है अल्ट्रासाउंड द्वारा हम एंट्रल फॉलिकुलर काउंट देख सकते हैं। एंटी मुलेरियन हार्मोन एक हार्मोन रहता है जो आप ही के ओवरी से सिक्रीट होता है, जो आपके ओवेरियन रिजर्व के बारे में हमें बताता है। ये जनरली 3 to 6 नैनोग्राम पर ml होता है और एज के साथ ये कम ही होते जाता है। दुनिया भर में कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जो इनको बढ़ा सके, और हम जनरली यही बोलते हैं कि एज के साथ साथ आपके एग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों घटने लगती है। एज के साथ साथ मिसकैरेज, मिस्ड अबॉर्शन और अनहेल्दी बेबी जो मानसिक या शारीरिक रूप से अनहेल्दी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जनरली ऐसी महिलाएं जो कि उम्र दराज हैं, जिनका AMH लेवल कम है और जो 2 से 3 बार IVF ट्राई कर चुकी हैं, ऐसी महिलाएं ओवम डोनेशन के बारे में भी सोच सकती हैं। तो उम्र बढ़ने के साथ अंडों की क्वालिटी खराब होती है और तो इंतजार किए बगैर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। निसंतानता से जुड़ी अगर आपकी भी कोई भी परेशानी है या आप असमंजस में हैं या समस्या है तो आप डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डॉक्टर दीपिका, आपसे मेरा सवाल है, जिन दंपतियों के IVF फेल हो जाते हैं, जो ये सैंपल्स लिए जाते हैं, ये फेल हो जाते हैं, वे कपल्स काफी परेशान रहते हैं और आगे इलाज करवाना भी चाहते हैं, तो क्या रीजन होता है IVF फेलियर का और आप इन दंपतियों को सलाह क्या देते हैं? कि किसी भी IVF फेलियर के बाद एक निसंतान दंपति का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि एक बरसों की एक चाह है कि उसको संतान सुख की प्राप्ति हो। तो जब IVF करने के बाद फेल हो चुका है तो हमें कई पैरामीटर्स को फिर से गहन अध्ययन करने की जरूरत है। जैसे कि सबसे पहले, जैसे डॉक्टर मांडवी ने बताया कि हमें महिला की उम्र देखनी होगी। उनकी उम्र अगर बढ़ती है तो उसके साथ उनके अंडों की गुणवत्ता कम होती है। तो हमें देखना होगा कि जिस IVF जो फेल हुआ है उसमें महिला की उम्र कितनी थी, उनके अंडों की संख्या और गुणवत्ता कैसी थी। अगर वो कुछ मॉडरेट क्वालिटी के थे, उनकी गुणवत्ता कुछ कमी थी, तो हम उसको फिर से कुछ इम्प्रूव करने के लिए दवाएं दे सकते हैं और उनको फिर से ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए ले सकते हैं। अगर महिला के अंडों में कोई कमी नहीं है तो हमें देखना होगा कि शुक्राणुओं की क्या स्थिति थी, उनकी गतिशीलता, उनकी संख्या, उनकी संरचना, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ये सारी चीजें हमें रीअसेस करने की जरूरत है इस केस में। अगर शुक्राणुओं की संख्या में या उनकी गुणवत्ता में कोई कमी है, कोई डिफेक्ट है उनकी संरचना में, तो हम आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे DNA फ्रैगमेंटेशन, वो कर सकते हैं, या फिर क्वाड्रा टेक्निक द्वारा सेपरेट कर सकते हैं डिफेक्टिव स्पर्म्स को, और जो हेल्दी स्पर्म है उसको ले करके हम ICSI द्वारा सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि IVF में असफलता के बाद भी उसकी नई तकनीकों से संतान प्राप्ति की जा सकती है। डॉक्टर नितिश, यहाँ पर लोगों को लगता ये है कि IVF महंगी तकनीक है, बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए उन्हें काफी बर्डन पड़ सकता है और बजट में नहीं आता ये तकनीक उनके। तो अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आता है IVF तकनीक में, और ये जो साइकिल है पूरी प्रोसेस शुरुआत से लेकर आखिर तक, इसमें क्या क्या एक्सपेंसिव इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, ये IVF क्योंकि ये कॉस्टली प्रक्रिया है, तो अक्सर मरीज के दिमाग में ये सवाल रहता है कि IVF का खर्चा कितना होगा, क्या वो हमारे बजट में आएगा या नहीं आएगा। IVF जो है उसको मैं मोटा मोटी 2 भाग में डिवाइड कर सकता हूं। पहला हॉस्पिटल IVF प्रक्रिया और डॉक्टर का खर्चा हो गया। ये करीबन 25,000 के लगभग आता है, जिसमें आपके सारे जांच हो जाते हैं, IVF पूरा प्रोसेस हो जाता है, लेबोरेटरी का खर्चा, अल्ट्रासाउंड का खर्चा, कंसल्टेशन का खर्चा, और पूरी जो IVF प्रक्रिया शुरू से लेकर आखिरी तक होती है वो 25,000 रुपए हो गई। सेकंड जो खर्चा है, जो कि एक मेजर एक्सपेंडिचर है IVF में, वो होता है इंजेक्शन का खर्चा। इंजेक्शन वो होते हैं जो महिला के अंडे को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो इंजेक्शन और दवाइयों का खर्चा है, ये लगभग आप मान के चलिए 70,000 से लेकर 90,000 तक आता है। तो एक IVF प्रक्रिया का पूरा खर्चा 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में हो सकता है। ये खर्चा पहले काफी ज्यादा हुआ करता था, धीरे धीरे ये कम हुआ है और होपफुली हो सकता है कि फ्यूचर में ये और कम होने की आशा है।
तो जैसा कि डॉक्टर नितिज आपने बताया, आईवीएफ का खर्चा आम आदमी के बजट में ही है, तो आप सभी आय वर्ग के निसंतान दंपत्ति इस तकनीक को अपना सकते हैं, अपना हिस्सा बना सकते हैं और आपके घर में भी फिर किलकारी गूंजेगी। आज हमने देखा कि किस तरह से आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक निसंतान दंपत्तियों के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है। निसंतानता का इलाज संभव है, बस जागरूक होने की जरूरत है। और आप सभी मेहमानों का, खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे टॉपिक पर, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आगे खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज पर लगातार चलता रहेगा।